वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। दोस्तों मैं हूं सौरभ शुक्ला और इस वीडियो में हम दोस्तों देखने वाले हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस एग्जाम के लिए दोस्तों एक प्रैक्टिस सेट। और इस प्रैक्टिस सेट में जो है सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है, स्वपारिस्थितिकी का क्या अभिप्राय है। देखिए सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, आप कितने प्रश्न सही करते हैं ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए पहला प्रश्न हमारा है, स्वपारिस्थितिकी का क्या अभिप्राय है। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए जो स्वपारिस्थितिकी का अभिप्राय है वो होता है वनस्पति पर उत्स्वेदन का प्रभाव। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वनस्पति पर उत्स्वेदन का प्रभाव जो है यह स्वपारिस्थितिकी का अभिप्राय है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है हमारा, न्यूक्लियस यानी कि केंद्र की खोज किसने की थी। जो न्यूक्लियस होता है इसकी खोज किसने की थी। तो देखिए चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इस प्रश्न का सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राउन। देखिए जो रॉबर्ट ब्राउन थे इन्होंने सन 1831 में जो है न्यूक्लियस का खोज की थी। कब किया था, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने जो है न्यूक्लियर का खोज किया था। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास कहाँ किए। देखिए महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक वर्ष आवास कहाँ पर किया, यानी कि सर्वाधिक सबसे अधिक समय तक उन्होंने कहाँ पर निवास किया, वैशाली, मगध, कौशल या फिर पावा में। तो देखिए सही आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौशल में। महात्मा बुद्ध ने जो सर्वाधिक वर्ष तक आवास किया वो कौशल में आवास किया। और यदि आपसे एक और प्रश्न पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए, तो ये भी आपको याद रखना है, महात्मा बुद्ध ने जो सर्वाधिक उपदेश दिए थे वह भी कौशल की राजधानी श्रावस्ती में ही दिया था, क्योंकि उन्होंने कौशल में सबसे अधिक दिनों तक निवास किया था और इसीलिए वहाँ की राजधानी जो श्रावस्ती थी उन्होंने सबसे अधिक जो उपदेश दिए थे वह श्रावस्ती में ही दिया था। बात करें कि पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, तो आप सभी को पता है वाराणसी के पास सारनाथ में जो है बुद्ध ने पहला अपना उपदेश दिया था। और महात्मा बुद्ध के सभी उपदेश कौन सी भाषा में हैं, तो देखिए यहाँ से भी आपको याद रखना होगा, महात्मा बुद्ध के जो सभी उपदेश हैं वो पाली भाषा में हैं। किस भाषा में है, महात्मा बुद्ध ने सभी उपदेश पाली भाषा में दिया है और महावीर स्वामी ने जो सभी अपने उपदेश दिए हैं वो प्राकृत भाषा में दिया है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, सम्मेद शिखर क्यों प्रसिद्ध है। देखिए सम्मेद शिखर एक पर्वत की चोटी भी है, तो आपको ये पहले याद रखना होगा। और यह प्रसिद्ध क्यों है, तो इसका नाम आपको बताना है। तो देखिए जो सम्मेद शिखर है यह पार्श्वनाथ के कारण प्रसिद्ध है। पार्श्वनाथ कौन थे, आप सभी को पता होगा। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे और इन्हें जो है सम्मेद शिखर पर ही मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। देखिए इनका जो निर्माण हुआ था पार्श्वनाथ का वो सम्मेद शिखर पर ही हुआ था, इसलिए यह प्रसिद्ध है। तो यहाँ से एक पॉइंट आपको और याद रखना है। देखिए जो सम्मेद शिखर कहाँ पर है, तो झारखंड के गिरिडीह नामक स्थान पर। कहाँ पर, झारखंड के गिरिडीह नामक स्थान पर जो है सम्मेद शिखर है और यहीं पर जो है पार्श्वनाथ को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मौर्य शासकों के अभिलेखों की भाषा क्या थी। देखिए जो मौर्य शासक थे इनके अभिलेखों की भाषा क्या थी, तो देखिए सही आंसर हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राकृत। जो मौर्य शासक थे उनके अभिलेखों की जो भाषा थी वो प्राकृत थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको बताना है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बृहद्रथ। देखिए मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने और मौर्य वंश के अंतिम शासक थे बृहद्रथ। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो बृहद्रथ की हत्या है 185 ईसा पूर्व में, आपको याद रखना है 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने जो है बृहद्रथ की हत्या कर दी और फिर उसने जो है शुंग वंश की स्थापना की थी। किसने, पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की बृहद्रथ की हत्या करने के बाद। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं, यानी कि जो जनसंख्या का अध्ययन होता है इसे किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेमोग्राफी। देखिए जो जनसंख्या का अध्ययन होता है उसे डेमोग्राफी के नाम से जाना जाता है। तो जिन लोगों ने भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को चुना होगा उनका जवाब करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किससे है, यानी कि इकोलॉजी जिसे हम पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं इसका संबंध किससे है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, सही आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, शरीर संरचना और वातावरण। देखिए जो शरीर की संरचना और वातावरण है इसका संबंध जो है पारिस्थितिकी विज्ञान यानी कि इकोलॉजी से है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है,
निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? तो देखिए, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा रूपांतरण के द्वारा जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। देखिए, जो प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा के रूपांतरण द्वारा जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए क्या है। चाय में लाल रस्ट जो रोग है वो किसके कारण होता है? चाय में लाल रस्ट रोग जो है किसी कारण होता है? तो देखिए, जो लाल रस्ट रोग है वह हरे शैवाल के कारण होता है। चाय में लाल रस्ट रोग हरे शैवाल के कारण होता है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्तों इस वीडियो में हमने मिसलिनियस क्वेश्चन यानी कि मिक्स प्रश्न रखे हैं सभी टॉपिक के, तो आपके एग्जाम के लिए सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने संविधान व्यवस्था को सर्वप्रथम कब चलाया? तो देखिए, अगर हम बाकी ऑप्शन की अगर हम देखें, देखिए तो 1858 में क्या हुआ था? 1858 में जो है भारत शासन अधिनियम लाया गया था, जिसके तहत जो भारत की सत्ता थी वह ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दिया गया था और भारत में शासन करने के लिए वायसराय के पद का सृजन किया गया था। 1800 अगर हम 61 की बात करें, देखिए 1861 में भारत परिषद अधिनियम लाया गया था। कब? 1861 में भारत परिषद अधिनियम लाया गया था और इसके तहत भारत में जो है विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई और जो है गवर्नर जनरल जो थे भारत में, यानी जो वायसराय थे, उन्हें अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। तो हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 1861 में। देखिए, जो है ब्रिटिश सरकार ने संविधान व्यवस्था को सर्वप्रथम जो है चलाया था, तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत कब किया? तो देखिए, आप सभी को पता होगा, जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे यह भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। क्या थे? यह भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, और इन्होंने जो सती प्रथा का अंत है वह कब किया था? 1829 में। देखिए, 1833 में जो चार्टर एक्ट आया था उसी के तहत जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उन्हें भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। इन्होंने ही जो है 1829 में राजा राम मोहन राय के साथ दोस्तों उनके सहयोग से भारत में सती प्रथा का अंत किया। बाकी ऑप्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। देखिए, 1830 में क्या हुआ था? तो 1830 में जो है ठगी प्रथा की समाप्ति की गई। 1833 में चार्टर एक्ट आया था और 1835 में क्या हुआ था? तो देखिए, 1835 में जो है कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी। 1835 में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, डलहौजी ने व्यपगत का सिद्धांत यानी कि जो राज्य हड़प नीति थी इसको अपनाया और इस नीति का पहला शिकार कौन सा राज्य हुआ? यानी कि डलहौजी के व्यपगत सिद्धांत से पहला शिकार कौन सा राज्य हुआ? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सतारा जो था। देखिए, महाराष्ट्र का एक सतारा नामक स्थान था, सबसे पहले इसी को जो है राज्य हड़प नीति यानी कि व्यपगत सिद्धांत के तहत जो है पहला ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया गया। कब किया गया? 1848 में। सही आंसर क्या हो जाएगा? 1848 में सतारा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया। उसके बाद जैतपुर को 1849 में, आपको याद रखना होगा, 1849 में जैतपुर को मिला लिया गया। उसके बाद जो है देखिए 1856 में जो है 1853 में अवध को मिला लिया, झांसी को मिला लिया गया और 1856 में जो है अवध को भी जो है ब्रिटिश प्रांत में मिला लिया गया। तो ये सारे प्रश्न आपको याद रखने होंगे। अगला प्रश्न है, कैनिंग ने भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की स्थापना कब की? तो लॉर्ड कैनिंग ने भारतीय दंड संहिता की जो स्थापना है वह 1861 में की थी। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो देखिए, जो इंडियन एसोसिएशन है इसकी स्थापना की थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने जो है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर जो हमारा यहाँ पर डी है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन की घोषणा किसके विरोध में की गई? देखिए, जो स्वदेशी आंदोलन है यह 1905 से शुरू हुआ था और इसकी जो घोषणा किसके विरोध में हुई थी? तो आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बंगाल का विभाजन। देखिए, 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था और इसी के विरोध में जो है स्वदेशी आंदोलन जो भारत में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और आप सभी को पता होगा 1911 में जब जॉर्ज फिफ्थ यानी कि जॉर्ज पंचम दिल्ली में आए थे तो इन्होंने जो है बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया और भारत की राजधानी को जो है कलकत्ता से स्थानांतरित करके दिल्ली में शिफ्ट कर दिया। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है।
अगला प्रश्न है, भारत में काले धन को समाप्त करने के उद्देश्य से आयकर विभाग द्वारा ऑपरेशन क्लीन मनी का शुभारंभ कब किया गया? तो देखिए, भारत में काले धन को समाप्त करने के उद्देश्य से आयकर विभाग द्वारा जो ऑपरेशन क्लीन मनी का शुभारंभ है, यह 31 जनवरी 2017 में किया गया। कब किया गया? 31 जनवरी 2017 में भारत में ऑपरेशन क्लीन मनी का शुरुआत किया गया। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो हमारा यहाँ पर है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, टॉप स्लिप के नाम से जाने जाने वाला इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, टॉप स्लिप के नाम से जाने जाने वाला इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जो वन्यजीव अभयारण्य है, यह तमिलनाडु में है। यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो ए है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, तमिलनाडु में मुदुमलाई और वेदांतगल राष्ट्रीय उद्यान भी हैं, तो इसका भी नाम आपको याद रखना होगा तमिलनाडु के लिए। देखिए, मध्य प्रदेश का यहाँ पर नाम है, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में जो है सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान, जो सर्वाधिक नेशनल पार्क की संख्या है वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और जो सर्वाधिक वन्य जीव अभयारण्य की संख्या है वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, आपको याद रखना होगा। देखिए, मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो है, इसके अलावा बहुत सारे जो है राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित हैं। और अंडमान निकोबार में देखिए एक है साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है? साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भारत का सबसे छोटा और दक्षिणी जो है यह भारत का राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। देखिए, एक तरफ मंदिर के नाम दिए हुए हैं, एक तरफ स्थान का नाम दिया गया है। तो देखिए, पहला मंदिर है दशावतार मंदिर, यह कहाँ पर है? तो देखिए, जो दशावतार मंदिर है वह उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में है। कहाँ पर है? दशावतार मंदिर जो है उत्तर प्रदेश के ललितपुर में है, तो फर्स्ट का हमारा क्या हो जाएगा? 4th। बाबा सोमनाथ मंदिर की अगर हम बात करें तो यह उत्तर प्रदेश के देवरिया में स्थित है। श्रृंगी मंदिर की अगर बात करें तो यह फर्रुखाबाद में है। और जो वराह भगवान का मंदिर है यह एटा में है। तो ये हमारा सही क्रम हो जाएगा, आपको ये याद रखना होगा। कूट देखें तो हमारा यहाँ से ऑप्शन नंबर जो बी है राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, ग्रीन ईयर रोग किस फसल से संबंधित है? देखिए, जो ग्रीन ईयर रोग है वह किस फसल से संबंधित है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हमारा सी बाजरा है। देखिए, जो ग्रीन ईयर रोग है यह बाजरा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आइस हॉकी में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? देखिए, जो आइस हॉकी है इसमें प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 6 खिलाड़ी। देखिए, जो आइस हॉकी होती है इसमें प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम बाकी ऑप्शन देखें तो देखिए 7 खिलाड़ी कौन कौन से खेल में होते हैं, आपको याद रखना होगा। देखिए, जो वाटर पोलो है, वाटर पोलो और कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल और खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी में जो है खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। इसके अलावा अगर हम आइस हॉकी की बात करें, कहाँ कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है, तो आइस हॉकी जो है कनाडा का राष्ट्रीय खेल है, याद रखना होगा। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? आइस हॉकी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर पर परमाणु परीक्षणों को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर पर परमाणु परीक्षणों को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सब क्रिटिकल। देखिए, जो परमाणु परीक्षण होते हैं कंप्यूटर में उन्हें सब क्रिटिकल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जिन लोगों ने चुना उनका जवाब सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर वॉइस एक प्रकार है किसका? जो कंप्यूटर वॉइस है यह किसका एक प्रकार है? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉनिक कोड। देखिए, जो कंप्यूटर वॉइस है यह इलेक्ट्रॉनिक कोड का एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी की कंप्यूटर है? माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? सही आंसर हो जाएगा जो माइक्रो प्रोसेसर है यह 4th पीढ़ी का कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में संगठन एवं मुख्यालय के नाम दिए गए हैं, उनमें से कौन सा सत्य नहीं है? तो देखिए, एक तरफ संगठन है और मुख्यालय दिए हुए हैं, कौन सा युग्म सही नहीं है ये हमें पहचानना है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन का मुख्यालय लंदन में है, बिल्कुल सही है। और देखिए, इसके अलावा लंदन में किसका मुख्यालय है आपको याद रखना होगा, जो कॉमनवेल्थ यानी कि जो राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन में है। अगला ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण वियना में है, बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, ये भी सही है। रासायनिक हथियार निषेध संगठन का जो मुख्यालय है द हेग में है, ये भी सही है। देखिए, द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय भी स्थित है। देखिए, ये जो तीनों ऑप्शन हैं बिल्कुल सही हैं, हमें पहचानना था इसमें से कौन सा सही नहीं। तो देखिए, ऑप्शन नंबर डी लिखा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है जिनेवा में स्थापित नहीं है, तो ये हमारा जो है गलत है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में है
और जिनेवा की अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर WHO का मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा में है। ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असंगत को चुनना है। देखिए असंगत को चुनना है। पहला ऑप्शन क्या है, 38वीं समानांतर रेखा जो है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को अलग करती है। ये बिल्कुल राइट आंसर। देखिए जो 38वीं समानांतर रेखा है यह उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को अलग करती है। ड्यूरेंट लाइन किसे अलग करती है, तो यहाँ से याद रखना होगा जो ड्यूरेंट लाइन है यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करती है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है गलत दिया हुआ है। देखिए जो ड्यूरेंट रेखा है यह भारत अफगानिस्तान को नहीं बल्कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करता है। भारत पाकिस्तान को रेड क्लिफ रेखा अलग करती है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है सही नहीं है। इसके अलावा मैगिनॉट रेखा जो है जर्मनी और फ्रांस को अलग करती है। मैनर हीम रेखा जो है रूस और फिनलैंड को अलग करती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, अब तक कितने भारतीय या फिर भारतीय मूल के व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। तो देखिए हमारे यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 10 व्यक्तियों को। देखिए अब तक जो है 10 व्यक्तियों को जो है भारतीय मूल के व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। देखिए पहले यह संख्या 9 थी, लेकिन 2019 में भारतीय मूल के अभिजीत बनर्जी को जो है इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। इसलिए भारतीय मूल के अब कुल व्यक्तियों की संख्या हो गई है 10। देखिए अगर हम भारत में पहली बात करें, सबसे पहले भारत नोबेल पुरस्कार किसे मिला था, तो आपको याद रखना होगा 1913 में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है सबसे पहले साहित्य के लिए जो है भारत में नोबेल पुरस्कार मिला था। इसके बाद CV रमन को मिला और बहुत सारे हमारे वैज्ञानिक हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। तो ये पॉइंट याद रखना होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है अब तक 10 भारतीयों को या भारतीय मूल के व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, CD-ROM का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि CD-ROM का जो है फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, देखिए जो CD-ROM है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी जो है CD-ROM का हमारा यहाँ पर पूर्ण रूप हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में निर्मित जो प्रथम कंप्यूटर उसका नाम था सिद्धार्थ। भारत में निर्मित जो पहला कंप्यूटर उसका नाम है सिद्धार्थ। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जिन लोगों ने भी चुना है उनका जवाब करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास कितना होता है। देखिए सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास कितना होता है, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 64 बिट तक जो होता है परास होता है सुपर कंप्यूटर के लिए। अगला प्रश्न है, अकबर ने दाग प्रथा और तसहीहा का प्रथा का जो प्रारंभ है कब किया। देखिए अकबर ने दाग प्रथा और तसहीहा प्रथा का आरंभ कब किया, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1574 में जो है इसने अकबर ने दाग प्रथा और तसहीहा प्रथा का जो है प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर हमारा है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, मुगल कालीन वह मकबरा जिसमें सर्वाधिक लोगों को दफन किया गया है। देखिए मुगल कालीन वह कौन सा मकबरा है जहाँ पर सर्वाधिक लोगों को दफन किया गया है, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हुमायूं का मकबरा। देखिए हुमायूं के मकबरे में जो है सबसे अधिक लोगों को दफन किया गया है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ताजमहल का स्थापत्यकार कौन था। देखिए तो ताजमहल का हमारा जो स्थापत्यकार था वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उस्ताद अहमद लाहौरी जो थे ताजमहल के स्थापत्यकार थे। और देखिए जो डिज़ाइन तैयार किया था ताजमहल का वो किसने तैयार किया था, उस्ताद ईसा खान ने। तो इन दोनों का नाम आपको याद रखना होगा। अगला प्रश्न है, ताजमहल की घटिया नकल किसके मकबरे को कहा जाता है। ताजमहल की घटिया जो है नकल किस मकबरे को कहा जाता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रबिया उद दौरानी के मकबरे को जो है ताजमहल की घटिया नकल कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था। तो देखिए अकबर ने जो है जजिया कर सबसे पहले समाप्त किया था 1564 में जो है अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर जो सी है जजिया कर 1564 में अकबर ने समाप्त किया। अगला हमारा प्रश्न क्या है, किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। तो देखिए 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डिज़रायली ने जो है राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी 1857 के क्रांति को। और वहीं पर अगर हम बात करें कि वीडी सावरकर ने जो है इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। विनायक दामोदर सावरकर ने 1857 के जो विद्रोह था इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है,
कि निम्नलिखित में से प्राथमिक शिक्षा से किसका संबंध था। देखिए, प्राथमिक शिक्षा का संबंध था 1882 का हंटर कमीशन। देखिए, जो 1882 का हंटर कमीशन था उसका संबंध प्राथमिक शिक्षा से ही था। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए, इस वीडियो में हमने 35 से अधिक प्रश्न देखे जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने कितने प्रश्न सही किए हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल में पहली बार आए देखिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।